सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी। तो क्लास 10 एसएसटी में हमारे पास है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज से एसएसटी का रिवीजन शुरू करेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। तो ये मेरे पास हिस्ट्री की बुक है ना। तो आप एक बुक ले लीजिएगा, मतलब जो आपके पास बुक है उस बुक को आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये रिवीजन है तो हम लोग बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, ब्रीफ में पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा बस समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके आंसर्स हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। रिवीजन है तो यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं पीडीएफ लगा दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप अपने नोट्स ले लीजिएगा, है ना, जो भी आपके नोट्स होंगे, और अपनी बुक एक ले लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर देखते जाइएगा। हिस्ट्री 10.1 10.1 मतलब क्लास 10 और चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम लोग पहले PYQs करेंगे। इस क्लास में हम लोग PYQs देखेंगे और 2025 से 2023 के हम लोग PYQs देखेंगे। अलग अलग सेट से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, Which of the following regions became a part of unified Italy in 1866? तो यहाँ पर जो यूनिफिकेशन हमें पढ़ना है वो मेनली हमें 3 का पढ़ना है। एक हो गया हमारा इटली, उसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन। ठीक है, तो इनका हमें देखना है। तो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। तो इसमें यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ वो कुछ जो उसमें आए हिस्से वो अलग अलग साल में आए, तो वो ईयर भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि 1866 में, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1866 में इटली में कौन सा हिस्सा जुड़ा, है ना। इटली के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, है ना, तो उसमें कौन सा पार्ट है जो 1866 में जुड़ा। ठीक है, आपके ऑप्शन है सार्डिनिया, पीडमोंट, दूसरा है वेनेशिया, तीसरा है सिसिली और चौथा है पेपल स्टेट, है ना। तो चारों में से कौन सा पार्ट 1866 में जुड़ा, है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप लोग बुक में देख सकते हैं। बुक में हमारे पास एक छोटा सा मैप है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो आप अगर यहाँ देखिएगा तो इटली यूनिफाइड, है ना, मेरी बुक में 4.2 है। अगर आपके पास पुरानी बुक हो या नई बुक तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इटली यूनिफाइड, उसमें यहाँ पर आपका एक डायग्राम है, इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन, और साइड में है इटली आफ्टर यूनिफिकेशन। ठीक है, तो आफ्टर यूनिफिकेशन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कुछ ईयर लिखे हैं, कौन से ईयर में क्या क्या यूनिफाइड हुआ। तो यहाँ पर किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज ये 1860 में आया, पेपल स्टेट 1870 में। ठीक है, उसी तरह आप देखिएगा तो 1866 में वहाँ राइट हैंड साइड ऊपर में टॉप में वेनेशिया 1866 में इटली में आया। तो यहाँ पर हमारे पास 1866 में क्या हो जाएगा, तो वेनेशिया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सार्डिनिया, पीडमोंट, वेनेशिया, सिसिली, पेपल स्टेट ये सब इटली में के पार्ट हैं, लेकिन कौन से ईयर में कौन सा आया था हिस्सा, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 2025 का ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आप देखिएगा जैसे जैसे हम लोग ये 20 क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार आएगा, उसका नाम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं या फिर हिस्ट्री में ही नहीं, अलग अलग जगह आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन मेनली हिस्ट्री में ये ज़्यादा आते हैं क्योंकि हिस्ट्री में हमें थोड़े ईयर्स भी याद करने पड़ते हैं, पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ, और बहुत ही डिटेल में नहीं पर ब्रीफ चीज़ों का हमें
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय के अनुसार हमें ऑर्डर याद रखना पड़ता है। जब हम चैप्टर 2 देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 लाइंस दिए हैं, हम कह सकते हैं 4 हमारे पास इवेंट्स दिए हुए हैं, और फिर हमें उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब पहले जो हुआ उसको पहले लिखना है, बाद में जो हुआ उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर 1 में दिया है डिफीट ऑफ नेपोलियन, डिफीट ऑफ नेपोलियन, है ना। तो नेपोलियन की जो हार हुई थी, आप ये भी ध्यान रखिएगा कौन से बैटल में हुई थी, तो बैटल ऑफ लेप्जिग, ठीक है। तो लेप्जिग, है ना, इस बैटल में ये नेपोलियन की डिफीट हुई थी। तो पहला डिफीट ऑफ नेपोलियन दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया हुआ है बिगनिंग ऑफ स्ट्रगल फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस, है ना। तो बिगिन हुआ स्ट्रगल किसका, ग्रीक्स का, है ना, ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल हुआ था। तीसरा हमारे पास इवेंट दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरिन, ज़ोल्वेरिन का फॉर्मेशन। और फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं पर ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हुआ। 4 ऑप्शन आपके पास है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन लिखूँ तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको चारों ना पता हो तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 और 4। फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर सी है 2, 1, 3 और 4। और ऑप्शन नंबर डी है 2, 1, 4 और 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये ऑप्शन चुनना है। ये हमारे पास इवेंट्स दिए हुए हैं, तो ये 4 में से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 बोल रहा है सबसे पहले 1 हुआ था, डिफीट ऑफ नेपोलियन। उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन हुआ, शुरू हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। ऑप्शन बी बोल रहा है पहले 1 हुआ था, फिर 2, लेकिन फिर 4 हुआ था, फिर 3 हुआ था। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो मान लीजिए आपको सब कुछ नहीं पता है, तो कैसे हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। डिफीट ऑफ नेपोलियन, तो डिफीट ऑफ नेपोलियन के बाद ही ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया था। मतलब ट्रीटी ऑफ वियना में जो यूरोप के पावर्स थे वो मिलके बैठे थे और आगे तय किए थे। तो जो 1 है वो पहले आना चाहिए और 4 बाद में आना चाहिए, इतना तो पक्का है। पहले 1 बाद में 4, बीच में कुछ आ सकता है, लेकिन जो 4 है उसके पहले 1 आना चाहिए। तो देखिए 4 के पहले 1 है, 4 के पहले 1 है, 4 के पहले 1 है, 4 के पहले 1 है। चारों में 4 के पहले 1 है, तो हमें और भी कुछ सोचना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, तो फिर आपको और भी कुछ जानना होगा। सिर्फ इन दोनों से आप लोग उसको नहीं मतलब कर पाइएगा, है ना। इसमें एक और आप बोल सकते हैं कि 1 और 1 के बाद ही 4 आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि 1 के जस्ट बाद, डिफीट ऑफ नेपोलियन के जस्ट बाद ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं ये सोचने की 1 के डायरेक्ट बाद 4 आना चाहिए और बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो 1 के बाद डायरेक्ट 4, तो देखिए यहाँ 1 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं, यहाँ पर है 1 के बाद डायरेक्ट 4, तो ये हो सकता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या पता इन दोनों के बीच में ये दोनों में से कुछ हुआ हो, पर इसकी बात बाद में बताई गई है चैप्टर में। तो इसलिए हम लोग बहुत कंफर्म नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि आप कुछ छोड़ के नहीं आइएगा बोर्ड में, है ना, आप ज़रूर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग और श्योर होने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये दोनों क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा कि जो ज़ोल्वेरिन है वो ज़ोल्वेरिन क्या थे, तो ज़ोल्वेरिन थे कि जो टैक्स वगैरह थे, या फिर जो हम लोग बिज़नेस के लिए कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो बीच में बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, तो उन सब को कम किया गया, है ना। तो उसके लिए जो प्रशिया है, तो उन्होंने क्या किया कि एक
ज़ोल्वरिन नाम का इंस्टीट्यूशन बना है जहाँ पर इन सब पे मतलब कम किया जाता था इन सबको, है ना, कि हर बार टैक्स नहीं देना होगा, कुछ सिस्टम में मॉडिफिकेशन हुआ, है ना, और ऐसे करके फिर ये सब काम हुआ था इस पर। अगर इसके बारे में हम लोग देखना चाहें तो हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ओके, तो उसमें हमारे पास ज़ोल्वरिन है। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज। हमने देखा था बहुत सारी करेंसीज थी अलग अलग जगह और टैक्स बैरियर बहुत सारे थे, तो उनको कम किया गया। तो 1834 में, तो ज़ोल्वरिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो 1834 में हुआ। कुछ आप ध्यान रख सकते हैं, हर साल आपको याद नहीं करना है, पर आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वियना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था वो आपका 1815 के आसपास हुआ था। ट्रीटी ऑफ वियना 1815, तो 1815। और जो नेपोलियन का डिफीट हुआ था वो भी 1815 के आसपास ही हुआ था, बैटल ऑफ लेब्जिज में। इन सब के प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। 1813, तो अगर आप देखिएगा तो 1813 में हुआ था, 1813, और ये 1815। तो देखिए ये साथ साथ है, मतलब सही था, साथ साथ ही होता है। और बिगिन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। रोमांटिसिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो 1821 में बिगिन हुआ था, 1821 में बिगिन हुआ था। और फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से फिर ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन कह दिया गया था, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया था 1832 में। ओके, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुआ था। ओके, तो इन सब की स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस थोड़े आप ध्यान रखिएगा। तो हमें ये पता चल गया किस समय क्या हुआ था। तो हमने जो सोचा था, जैसे डिफीट ऑफ नेपोलियन के बाद ट्रीटी ऑफ वियना आया तो 1 के बाद 4 आना चाहिए। तो देखिए इन तीनों में 1 के बाद 4 नहीं था, तो क्या होना चाहिए, डी ही होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, 1 के बाद 4 आएगा, ठीक है, लेकिन जो 2 है वो 4 के बाद आया और उसके बाद 3 आया। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, 1813। क्रोनोलॉजिकल में जो सबसे पहले हुआ उसको पहले रखेंगे। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। और 1, 4, 2, 3 ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे 2025 का क्वेश्चन है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन ना रहे। तो करेक्ट ऑप्शन ना रहे तो आपको कोई ना कोई अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में लिखा गया है, ड्यू टू द लैक ऑफ करेक्ट ऑप्शन 1 मार्क शुड बी अवॉर्डेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, है ना। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क। ये मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, चाहे सही हो, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सही ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई भी ऑप्शन आप टिक करिएगा आपको 1 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए आपको 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को ज़रूर टिक करना है, चाहे ऑप्शन हो या ना हो उसमें, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को टिक करना है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी चांस से अगर वो क्वेश्चन में ऑप्शन ना हो सही तो आपको फिर 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो निगेटिव मार्किंग्स नहीं है, तो आप अपने लॉजिक से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपको जो लगता है सही है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है एलिगोरी से, ठीक है। तो एलिगोरी जो होता है उसमें जो नेशनलिज्म होता है उसकी फीलिंग्स को, पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए एलिगोरी का इस्तेमाल होता है। तो उसमें जो नेशन होता है उसको एक फीमेल फिगर से दिखाते हैं। जैसे इटली में है, तो इटली में मैरियन के जो फीमेल एलिगोरी थी मैरियन, और जो जर्मनी थी उसमें जर्मेनिया, और जो हम लोग आगे भी देखेंगे, है ना, इंडिया में भारत माता, है ना, तो उनका चित्र बनाया था, है ना, तो उनसे पर्सोनिफाई किया जाता है नेशन को। तो इसको हम लोग फीमेल एलिगोरी बोलते हैं और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 2025 में, और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू जर्मेनिया एलिगोरी, मतलब जर्मनी में जो एलिगोरी था जर्मेनिया, तो उनके विषय में पूछा गया है कि
ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, है ना। तो आप अगर उनकी फ़ोटो देखिएगा तो जर्मेनिया में, तो उनके हाथ में जर्मनी का नेशनल फ्लैग है और हाथ में स्वॉर्ड है, और स्वॉर्ड में क्या है, ऑलिव ब्रांच है ना। एक ऑलिव ब्रांच आप देख सकते हैं, ऑलिव ब्रांच है। तो जो ऑलिव ब्रांच स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार के चारों ओर है, वो क्यों है, वो क्या सिंबलाइज करता है। तो इन रेफरेंस टू द जर्मेनिया एलिगोरी द ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड सिंबलाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन है बीइंग फ्रीड, फ्री हो गए या फिर फ्रीडम के लिए। दूसरा है हीरोइज्म एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और हीरोइज्म के लिए। तीसरा है विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति करने के लिए। और चौथा बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नया एरा शुरू हुआ है उसके लिए। तो अगर आप जस्ट पेज पलटिएगा तो यहाँ पर बॉक्स 3 में मीनिंग ऑफ सिंबल्स दिया है। ये सारों आपको, ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, सिग्निफिकेंस, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलिंगनेस टू मेक पीस, 2025 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है। अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चन आए थे, तो एक सेट में जनरली एक या दो क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क के, पर ये मैंने अलग अलग सेट से लिए हैं 2025 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। फिर से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब पहले क्या है उसके बाद क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास है ट्रीटी ऑफ वियना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वियना लिख देता हूँ, बाकी फिर हम लोग पीडीएफ में इसको देख लेंगे लैंग्वेज। सेकेंड हमारे पास है बिगनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स, तो नेपोलियनिक वॉर्स। तीसरा हमारे पास है प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रुशियन किंग विलियम वन एज द जर्मन एम्पायर। तब जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था, तो जो पहले जर्मन एम्पायर प्रुशिया है ना, तो वहाँ पर जो प्रुशियन एम्पायर बनाए गए थे उस समय, तो उसके जो पहले राजा थे, है ना, एज द जर्मन एम्पायर, वो प्रुशियन किंग विलियम वन को, जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था, जो प्रुशिया के किंग थे विलियम वन को, उनको जर्मन का एम्पायर बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलियम वन, किंग विलियम वन, इनको जर्मनी, जो जर्मनी बनी थी, यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का, उसका एम्परर बनाया गया। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ है प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्टर इमैनुअल टू एज अ किंग ऑफ इटली। फिर जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, तो इटली का जो किंग बनाए गए थे वो थे विक्टर इमैनुअल टू, विक्टर इमैनुअल टू एज द किंग ऑफ इटली। अब आपको बताना है कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। तो फिर से हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। हो सकता है हमें एग्जैक्ट नहीं याद हो, पर फिर भी हम लोग अगर लॉजिक थोड़ा सा लगा के कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद जो बचेगा या तो सही वाला बच जाएगा, या फिर अगर दो भी बचे तो वो ज़्यादा आसान होगा, एक हम लोग उसमें से गेस कर लेंगे कौन सा हो सकता है अपनी तरफ से, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 1, 3, 4, 2। ऑप्शन बी हमारे पास है 2, 4, 1, 3। ऑप्शन सी हमारे पास है 2, 1, 4, 3। और ऑप्शन डी जो हमारे पास है 3, 2, 4, 1। तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं 2025 1 मार्क का। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हम लोग में इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है कि पहले इटली का यूनिफिकेशन हुआ था या फिर पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर अगर आप उसको रिवाइज करिएगा तो आराम से आपको ध्यान रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वियना मतलब ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था, जब नेपोलियन का डिफीट हुआ था। तो नेपोलियन की हार के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। तो सबसे पहले नेपोलियनिक वार्स होगा और फिर उसके बाद यूनिफिकेशन हुआ था, चाहे जर्मनी का हो या फिर इटली का हो। तो सबसे पहला तो 2 आना चाहिए और फिर 1 आना चाहिए, 2 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 2 लास्ट में है, ये नहीं होगा, 2 है, ठीक है। लेकिन 2 और 1 साथ साथ ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इनके बाद हुए थे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 1 साथ साथ है, तो ये हो सकता है। और 2 1 फिर से अलग है, और 2 तो सबसे पहले आना चाहिए, फिर ही सब यूनिफिकेशन हुआ था,
तो हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, नेपोलियनिक वॉर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना। हो सकता है हमें एग्जैक्ट याद नहीं हो, जैसे 1815 है, 1813 है, या फिर 18 ऐसे जो हमने पहले देखा था, तो किसी किसी के याद रहे तो सही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। किंग विलियम वन, अब किंग विलियम वन किसके थे, तो जर्मन एम्परर, और विक्टर इमैनुअल टू इटली। तो पहले इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, तो पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2143, जो ऑप्शन नंबर सी है 2143, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा ध्यान हो, आपको ये वाला ज़्यादा ध्यान हो, ये आपको ध्यान हो कि पहले इटली का हुआ था फिर जर्मनी का, बस इतना ध्यान हो, तो पहले 4 आता फिर 3 आता। तो यहाँ पहले 3 आ गया तो ये नहीं होगा, पहले 4 आता फिर 3 आता, ये हो सकता है। 4-3 ये हो सकता है, 4-3 पहले ये नहीं हो सकता, और 4-3 लगातार होगा क्योंकि पहले आया। तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये दोनों ध्यान हो, है ना, कि पहले नेपोलियनिक वॉर हुआ होगा, फिर नेपोलियन की डिफीट होगी, तभी ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ होगा, तो ये पहले आएगा फिर ये आएगा, फिर यूनिफिकेशन होता है तो पहले आप 2 लिख सकते हैं फिर 1, तो 2-1 से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़े ईयर्स याद है ना, हल्के हल्के कि पहले ये हुआ था फिर ये, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, अलग अलग सेट्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड। तो जब नेपोलियन ने, जब फ्रांस के बाहर जब फिर वॉर्स हुए और नेपोलियन ने कुछ हिस्से जीते फ्रांस के बाहर, तो वहाँ पर नेपोलियन ने एक कोड लगाया था, ठीक है। तो उस कोड के कुछ हमें फीचर्स पता होने चाहिए कि उस कोड में क्या क्या मेन बातें थी। तो इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले प्रिविलेजेस जो बर्थ पे पहले दी जाती थी उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो जो सोसाइटी का हाई मेंबर्स थे उनको प्रिविलेजेस को दी जाती थी बचपन से ही, उनको हटा दिया गया। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको लाया गया। सिक्योरिटी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया गया, है ना, प्रॉपर्टी के राइट्स दिए गए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको हटाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी उनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। वेट्स और मेजर्स इस पे काम किया गया, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए, और ऐसे करके कुछ हमें ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे उनको इम्प्रूव किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है लैंग्वेज में, और यहाँ पर ये किस में दिया हुआ है, MCQ में दिया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 2025 का क्वेश्चन है नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ हमारे पास फैक्ट्स दिए हुए हैं और हमें सही ऑप्शन चुनना है, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो हमारे पास पहला फैक्ट दिया हुआ है कि एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। तो जो बर्थ के प्रिविलेजेस थे उनको हटा दिया गया, ये पहला बोल रहा है, ये फैक्ट है, अभी ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या क्या हुआ था वो फीचर्स बता रहे हैं। दूसरा, इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो लॉ के बिफोर इक्वालिटी लाई गई। तीसरा हमारे पास है सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, तो जो प्रॉपर्टी राइट्स थे या राइट टू प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, उसको सिक्योर किया गया। और फोर्थ हमारे पास है इम्पोजिंग मैनोरियल ड्यूज ऑन पीजेंट्स। इम्पोज मतलब उन पे रखना या फिर उनको मैनोरियल ड्यूज देना पड़ेगा पीजेंट्स को, ठीक है, उन पे लागू किया गया। तो पीजेंट्स पे जो ड्यूज थे उनको लागू किया गया। तो इन चारों में से कौन सा सही है, अब ऑप्शंस आते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है 1, 2 और 4 सही है। और ऑप्शन डी बोल रहा है 1, 3 और 4 सही है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं
जो बर्थ पे प्रिविलेजेस थे उनको तो हटा दिया गया था, तो 1 तो सही होना चाहिए। देखिए इसमें 1 नहीं है तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, क्योंकि 1 तो सही है और हमें सही चुनना है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन में वो नहीं पढ़ पाते कि सही चुनना है या गलत चुनना है, इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। हम पढ़ लेते हैं कि सही चुनना है और शायद ऑप्शन में लिखा हो कौन सा सही नहीं है, ठीक है। हम लोग जल्दी में पढ़ लेते हैं सही नहीं है और लिखा हो क्वेश्चन में कौन सा सही है। तो आप बहुत ही अटेंटिव रहिएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा पहले से ही, है ना। तो इजी क्वेश्चंस भी फिर गलत हो जाते हैं अगर क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक हो गई। ऐसे और सब्जेक्ट्स में भी माइनस छूट गया कहीं पर, फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया, फिर बाकी सब गलत हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाइए, है ना, कम समय बचा है। तो यहाँ पर पहला तो सही है, तो हमारे पास 1 तो होना चाहिए था, इसमें 1 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है, तो 2 भी होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, देखिए इसमें 2 है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। डी गलत हो गया, 2 है। अब ज़्यादा आसान है, अगर मान लीजिए आगे नहीं भी पता तो ज़्यादा आसान है हमारे पास। फिर प्रॉपर्टी राइट, राइट टू प्रॉपर्टी ये सिक्योर किया गया था। सिक्योरिंग यहाँ पर लिखा भी है कि नेपोलियनिक कोड डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब प्रिविलेजेस हटा दिए गए। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के बिफोर इक्वलिटी लाई गई, इस्टेब्लिश की गई। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर किया गया। तो 3 भी सही होना चाहिए। तो इन दोनों में देखना, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ऐसे ही ए हो जाएगा कि 4 में से 1 हमारा सही होगा, ठीक है। तो आप टिक करिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4th बचा, पीजेंट्स पे जो ड्यूज थे उनको लागू किया गया, पर लागू नहीं किया गया था उन पे, तो ये हमारे पास गलत हो गया, है ना। तो जो रेस्ट्रिक्शंस था और जो पीजेंट्स पे मैनोरियल ड्यूज थे उन सबको हटाया गया था, इम्पोज नहीं किया गया था, उनको फ्री कर दिया गया था इन सब से। तो ये 4th वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। ये टॉपिक आप पढ़िएगा, यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट्स में, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही है, लेकिन यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्वेश्चन देखा था, 2025 के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास था कि जो यूनिफाइड इटली थे उसमें इटली था, उसमें 1866 में क्या ऐड हुआ था या क्या यूनिफाई हुआ था। तो हमारा आंसर था वेनेशिया, और वहाँ पर और भी ऑप्शंस थे, पेपल स्टेट था, सिसिली था, ऐसे करके और भी ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर फिर से यूनिफाइड इटली से रिलेटेड टॉपिक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में हमारे पास 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है वेनेशिया, इन सबको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है सेवॉय सार्डिनिया, सेवॉय सार्डिनिया, और तीसरा हमारे दिया है सिसिलीज, सिसिलीज। 2024 का क्वेश्चन है और हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास ए है 1, 2, 3, फिर बी है 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी है 1, 3, 2, और ऑप्शन नंबर डी है 2, 1, 3। तो हमें अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्लूजन इन द यूनिफाइड इटली। तो यूनिफाइड इटली में कौन कब इंक्लूड हुआ था। तो सबसे पहले कौन इंक्लूड हुआ था, वेनेशिया, सेवर सार्डिनिया या सिसिलीज, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसमें हमसे गलतियां हो सकती है। तो फिर से हम लोग उस मैप पे जाएंगे, जो मैप दिया हुआ है इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन और इटली आफ्टर यूनिफिकेशन। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारे पास सिसिलीज है या किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, उसमें अगर आप राइट में देखिएगा तो 1860। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, ये हमारा 1860, वेनेशिया तो 1866 है। तो अब इसी से हम लोग थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, तो 3 के पहले 1 आ गया तो ये तो नहीं होगा। पहले 3 फिर 1 ये हो सकता है, या पहले आगे नहीं होगा, पहले 3 फिर 1, तो डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा। इन दोनों से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है सेवर सार्डिनिया, तो ये एकदम टॉप में
लेफ्ट पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 1858 लिखा हुआ है, 1858। तो ये हमारा 1858। तो सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो 2, 3 और 1 ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा हो गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूनिफिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो 2024 में पूछे गए थे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और अब यहाँ से शुरू होते हैं कुछ क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए थे। अलग अलग सेट से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिउसेप्पे गैरिबाल्डी बिलोंग टू। तो जो गिउसेप्पे गैरिबाल्डी थे वो कहाँ बिलोंग करते थे या किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये हमारा इटली हो जाएगा। ओके, ऐसे ही था माज़िनी, है ना, गिउसेप्पे माज़िनी। एक बार आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो गिउसेप्पे माज़िनी और गिउसेप्पे गैरिबाल्डी ये दोनों कौन थे? इटली के, इटली से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इटली हो जाएगा। ऑप्शन था वैसे ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस या स्पेन, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 एक थोड़ा नया टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्कन्स। ठीक है, तो जो बाल्कन्स का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूरोप आफ्टर 1871। तो 1871 के बाद एक एरिया था बाल्कन्स, और वहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ पर जो लोग रहते थे, उनको बहुत मतलब अलग अलग इनहेबिटेंट्स थे वहाँ पर, लेकिन उन सबको मिला के स्लेव्स कहा जाता था। ठीक है, और वो किस एम्पायर के कंट्रोल में था? तो ऑटोमन एम्पायर के। तो वो सब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से फ्री होना चाहते थे। तो वहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज़ आए, है ना। तो वो डिसइंटीग्रेट होना चाहते थे, ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे, फ्री होना चाहते थे। तो वहाँ पर फिर ये स्ट्रगल हुआ था। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि बाल्कन से रिलेटेड यूरोप आफ्टर 1871 के बाद। उसके बाद हमारे पास उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, फिक्स्ड ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। पहला जो असर्शन हमारे पास है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज बाल्कन। तो जो यूरोप था, तो यूरोप में 1871 के बाद जो एक नेशनलिस्ट टेंशन था, सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, वो क्या था? बाल्कन था। तो जो बाल्कन था, वो जो बाल्कन एरिया में जो अलग अलग वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो एरियाज़ थे या फिर जो अलग अलग वहाँ पर लोग रहते थे, वो सब आज़ाद होना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से। तो द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। तो असर्शन हमारा सही है, तो असर्शन इज ट्रू। अब रीजन पे चलते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ये भी सही है। जो बाल्कन था, जहाँ पर इनहेबिटेंट्स को मिलाकर, सबको मिलाकर हम लोग ब्रॉडली स्लेव्स कहते थे। तो वो स्लेव्स जो थे वो किसके कंट्रोल में थे, किसके अंडर थे? ऑटोमन एम्पायर के थे। तो आर भी सही है। तो ऑप्शन सी और डी तो हट गया, क्योंकि सी और डी में दोनों सही नहीं है, दोनों सही है ए और बी में। अब हमें ये बताना है क्या आर ए को करेक्टली मतलब हम कह सकते हैं कि रीज़न सही है ना, क्या करेक्टली बताता है कि असर्शन का रीज़न यही है? तो हाँ, ये बताता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर इसके अंडर था, और उसके पहले यूरोप में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद जर्मनी, तो ऐसे यूनिफिकेशन हो रहे थे। तो यहाँ पर जो ये थे अलग अलग जो रीजन्स थे बाल्कन एरिया में, तो वो लोग जो इनहेबिटेंट्स थे वो भी चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर से वो फ्री हो जाए। तो ज़्यादातर पार्ट क्या था, ऑटोमन एम्पायर से मतलब वो कंट्रोल में था, तो वो उससे फ्री होना चाहते थे। तो एक तरह से जो रीज़न है वो कनेक्ट कर रहा है असर्शन से, है ना। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो हमें ये समझ सकते हैं ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और वो उससे फ्री होना चाहते थे।
तो एक तरह से कनेक्ट कर रहा है, और मार्किंग स्कीम में भी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो कई बार ए और बी में कन्फ्यूजन होती है, पर आप फिर भी थोड़ा देख सकते हैं किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में होने के कारण वो फ्री होना चाहते थे, क्योंकि उसके पहले यूरोप में यूनिफिकेशन हो चुके थे, पहले इटली का और उसके बाद फिर जर्मनी का, और उन सब से पहले फ्रांस में नेशनलिज्म, है ना। तो ऐसे करके जब हो रहे थे, तो जो बाल्कन एरियाज थे वो भी फ्री होना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड है। 2024 का ये क्वेश्चन है। 2024 के क्वेश्चन हम लोग अब कुछ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया। 1 में दिया है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और सेकेंड हमारे पास है डिफीट ऑफ नेपोलियन, डिफीट ऑफ नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन, ओके। एक बार स्पेलिंग भी आप चेक करते जाइएगा। तीसरा हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए 2024 का है, और 25 में भी ऐसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आए थे, तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और फोर्थ हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास पहला ऑप्शन है 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन बी है 2 3 1 4। ऑप्शन सी है 2 1 4 3, और ऑप्शन डी है 4 1 3 2। ओके, तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं 2024 का ही हमारे पास क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं। तो हम लोग देखें तो सबसे पहले जो डिफीट हुआ था, तो पहले नेपोलियन का डिफीट हुआ था, क्योंकि हमने देखा जो ग्रीक वॉर जो मतलब जो बिगिन हुआ था ग्रीक का इंडिपेंडेंस के लिए, जो स्ट्रगल बिगिन हुआ था वो 1821 में हुआ था। 2025 में क्वेश्चन था, है ना, वैसा। और उसके बाद जो नेपोलियनिक वार्स थे वो पहले हुए थे, उसके बाद नेपोलियन का डिफीट 1813 में, और उसके बाद तो सबसे पहले तो नेपोलियन का डिफीट, तो डिफीट ऑफ नेपोलियन, क्योंकि यूनिफिकेशंस ये तो फिर बाद में हुए थे। तो यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से पहले डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो सबसे पहले तो 2 आना चाहिए, इसमें नहीं है 2, इसमें है, इसमें है, डी में नहीं है। इन दोनों में से देखते हैं। डिफीट ऑफ नेपोलियन के बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये सब 1950 के बाद ही हुए थे, है ना। तो यहाँ पर ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये 1830 के आसपास हुआ था, 32 में हुआ था, 1832 में। एक बार हम लोग फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग समय है तो हम लोग इसको अच्छे से देख के रिवाइज कर सकते हैं, और फिर बाद में हम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए कहाँ हुआ था। एग्जैक्ट डेट याद में नहीं हो, मतलब ईयर, फिर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। और फिर अगर हम लोग यूनिफिकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि 1797 में नेपोलियन वॉर्स बिगिन हुए थे, 1814 से 15 में फॉल ऑफ नेपोलियन, और 1813 में जब बैटल लूज़ किया था नेपोलियन ने, और उसके बाद 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना, फिर 1821 में
ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, फिर 1848 में रेवोल्यूशंस हुए थे कई जगह। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से 1870 तक हुआ था, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से 1871 में हुआ था। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पहले हुआ था, जर्मनी बाद में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 हुआ, उसके बाद 1 होना चाहिए, तो 2 के बाद 1, तो 2 के बाद 1 इसमें है, तो ये नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, तो इसको आप टिक कर दीजिएगा, है ना। पर अगर आप देखिएगा कि 2 के बाद 1 है और 1 के बाद क्या आना चाहिए था, वैसे अब एक ही ऑप्शन बचा, तो आप ये ज़रूर टिक करके आइएगा। पर अगर एक्चुअली में हम लोग देखें तो 2 के बाद 1 तो आ गया, लेकिन 1 के बाद क्या आना चाहिए था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आना चाहिए था, मतलब 1 के बाद 3 आना चाहिए था, पर यही एक लास्ट ऑप्शन है और इसमें 4 दिया है। तो एक्चुअली ये जो ऑप्शन थे ये सही ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि मार्क्स टू बी गिवन इफ द क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। तो अगर वो कैंडिडेट अटेम्प्ट करता है तो मार्क्स दे देने हैं, चाहे आप कोई भी ऑप्शन टिक करते तो आपको मार्क्स मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसलिए आप ज़रूर जो एग्ज़ाम के जो MCQs हैं सारे बनेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, SST हो, ठीक है, या फिर आपका साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। और जो लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, हो सकता है आपको टॉपिक ना पता हो, पर फिर भी मिलता जुलता आप ज़रूर लिखिएगा। इंग्लिश ये सब में कोई भी क्वेश्चन आप लीव मत करिएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारे पास है रोमांटिसिज्म से। तो जब आप ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़िएगा, ग्रीक का स्ट्रगल, उसके बारे में जानिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स में भी आता है। तो उसमें जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन पहला है ये सोशलिस्ट थे, दूसरा लिबरलिस्ट, तीसरा रोमांटिसिस्ट, या चौथा मार्क्सिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग बुक में ये टॉपिक है, और इसमें रोमांटिसिज्म इसके बारे में कहा गया है। तो इसमें यहाँ पर लिखा है अदर रोमांटिसिस्ट such as the German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people। ठीक है, तो जो कॉमन पीपल हैं उनमें ट्रू जर्मन कल्चर होता है। तो इसीलिए जो हमारे पास ये जर्मन फिलोसोफर हैं जोहान गॉटफ्रीड, तो वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से, रोमांटिसिज्म से। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसी तरह और भी आपको ये सब कुछ कुछ याद रखने हैं, कुछ कुछ जो फिलोसफर्स हो गए, पोएट्स हो गए, उनके नाम या अलग अलग बहुत सारे आपको ये नेम्स याद रखने हैं। तो आप उनको मार्क करके रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए ताकि आपको रिवाइज़ रहे सब कुछ, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन 11 फिर से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, और इसमें जो टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ, हम लोग कह सकते हैं, ब्रिटेन। ठीक है, तो जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फिर ऐसे करके जो यूनिफिकेशन हुआ, तो उससे ये हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है टॉपिक में द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन हुआ था वो कैसे हुआ। असर्शन हमारे पास है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, एक्ट ऑफ यूनियन, इसको आप ध्यान रखिएगा, 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम बना कब, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिले। ठीक है, तो क्या ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ देख भी सकते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इस टॉपिक में अगर आप आगे पढ़िएगा तो लिखा है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो यूनिफिकेशन हुआ, तो ये हमारा सही है। रीज़न क्या है, क्यों ये यूनिफिकेशन हुआ, इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो जो इंग्लैंड है वो अपना इन्फ्लुएंस
इम्पोज करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था स्कॉटलैंड पर। तो अगर आप इसको पढ़िएगा तो पहले कोई ऐसा ब्रिटिश नेशन नहीं था, है ना। जैसे आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो पहले जो पीपल की आइडेंटिटीज़ थी वो इंग्लिश थी, वेल्श थी, स्कॉट थी या आयरिश थी, तो पहले अलग अलग थी। फिर जो इंग्लैंड है या जो इंग्लिश है, तो जो इंग्लिश नेशन है वो धीरे धीरे वेल्दी होता गया, बहुत धनी होता गया, इम्पॉर्टेंट होता गया और उस पर पावर आने लगी। तो आसपास के जो और वहाँ पर पीपल थे, ठीक है, जैसे स्कॉट, आयरिश, इन सब पे इंग्लिश पीपल ने अपना इन्फ्लुएंस लाना या बढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे फिर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को एक्ट ऑफ यूनियन के ज़रिए फिर ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन किया, और फिर वही एक्ट ऑफ यूनियन था, क्योंकि इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे बढ़ाना चाहता था। और इसी तरह फिर आयरलैंड को भी यूके में शामिल किया गया। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, ठीक है। तो 1081 में फिर आयरलैंड भी यूके का हिस्सा बना। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रीज़न बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है एसेशन का, कि जो इंग्लैंड है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, इम्पोज करना चाहता था स्कॉटलैंड पर, इसलिए फिर उसने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के ज़रिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने। तो एसर्शन भी सही, रीज़न भी सही, और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एसर्शन रीज़न के हमारे पास फिक्स्ड ऑप्शंस रहते हैं हमेशा, चाहे हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ्स हो या एसएसटी हो, तो फिक्स्ड ऑप्शंस रहते हैं हमारे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और अभी हम लोग 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो फिर से हमारे पास, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आप इसको स्पेलिंग्स वगैरह का ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल। सेकंड हमारे पास है, देखिए सेकंड थोड़ा ध्यान रखिएगा, हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोमनी टू हंगरी। तो वहाँ पर जो हैम्बर्ग एम्पायर था उसने हंगरी को ऑटोनॉमी दी। तो हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी। तीसरा बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको ध्यान होगा यूरोप आफ्टर 1871, बाल्कन एरिया, तो बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। और 4 हमारे पास है नेपोलियनिक सिविल कोड, नेपोलियनिक सिविल कोड या सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक सिविल कोड। अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले कौन हुआ फिर बाद में कौन हुआ। तो ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं 4213, 4213। ऑप्शन बी है 3241। ऑप्शन सी है 4123, और ऑप्शन डी है 143 और 2। तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, नेपोलियनिक सिविल कोड, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, और इसमें नाम में आप ध्यान रख सकते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। तो सबसे पहले तो 4 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ तो 3 पहले है और 1 पहले है, तो ए और सी में से कुछ होगा। तो इसके बाद आता है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी। मान लीजिए आपको ये ध्यान नहीं है, ठीक है, ये वाला अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर आपको ये वाला ध्यान रखना होगा, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। ये 1871 में बहुत बाद में हुआ, तो 3 तो लास्ट में आना चाहिए था। तो देखिए दोनों में लास्ट में दोनों में 3 है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि 4 और 3 सबसे लास्ट में। तो आपको फिर पता करना ही होगा कि क्या कॉन्स्टेंटिनोपल पहले हुआ था या फिर हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी ये पहले हुआ था। तो अगर आपको ये ध्यान ना हो ये और सी, तो आप एक ज़रूर उसमें से सोच के कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वैसे अगर आपको
इसका सही आंसर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पहले कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुआ था और उसके बाद आपका हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी। तो 4 के बाद आपका 1 था, फिर 2 और 3 था, तो 4, 1, 2 और 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तो ऐसे कुछ कुछ थोड़े हार्ड आ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो ज़ोल्वेरिन्स है, ठीक है। तो ज़ोल्वेरिन जो है वो ट्रेड बैरियर को हटाया गया था और जो करेंसी बहुत सारी थी उनको कम किया गया था। तो प्रूशिया ने ऐसा किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग वो टॉपिक देखें तो वो ज़ोल्वेरिन टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो जो लिबरल नेशनलिज्म था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। तो इकोनॉमिक है ना, जो बिजनेसमैन थे या जो ट्रेडर्स थे उनके लिए जो था वो था कि जो उनको हर बार गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बीच बीच में कई बार उनको टैक्स देना पड़ता था और वहाँ पर मेजरमेंट्स भी अलग अलग होती थी, ठीक है। तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी। तो वो कोई ऐसा सिस्टम चाहते थे जिसमें बार बार टैक्स ना देना पड़े और करेंसी भी अलग अलग थी। फिर करेंसी को चेंज करना, कैलकुलेशन करना, इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम होता था और बहुत ही दिक्कत आती थी इसमें। तो इसलिए 1834 में ज़ोल्वेरिन का फॉर्मेशन हुआ एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया ने ये इनिशिएटिव लिया था और उसमें टैरिफ बैरियर्स, जो टैक्स वगैरह थे उनके जो बैरियर्स थे उनको रिड्यूस किया गया, बहुत कम किया गया। और नंबर ऑफ़ करेंसी जो 30 से ज़्यादा थी उनको बस 2 में कन्वर्ट किया गया। नेटवर्क ऑफ रेलवेज़, ये सब से मोबिलिटी बढ़ाई गई। तो ये सब काम हुए थे। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहला हमारे पास एसर्शन क्या है? एसर्शन है ऑन द प्रूशियन इनिशिएटिव, प्रूशिया के द्वारा ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म। तो ज़ोल्वेरिन का फॉर्मेशन हुआ था, बिल्कुल सही, प्रूशिया ने फॉर्म किया था, उसके इनिशिएटिव पे हुआ था। रीज़न क्या है? इट वॉज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। अनहिंडर्ड मतलब हिंडर करना मतलब क्या होता है? मुश्किल, है ना, रुकावट पैदा करना। तो अनहिंडर्ड, अब जो गुड्स हैं, सामान हैं, लोग हैं या जो कैपिटल है वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है, अनहिंडर्ड। ठीक है, तो पहले जितनी रुकावटें होती थी अब वैसी नहीं थी, तो इसलिए बनाया गया था। तो ये भी सही और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है ज़ोल्वेरिन को क्यों बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारे पास असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसलिए आपको कुछ कुछ जो मेन इवेंट्स हैं वो आपको बहुत ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहला हमारे पास है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड हमारे पास है नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली, मतलब नेपोलियन ने जब इटली को इन्वेड किया था, नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली। तीसरा हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का यूनिफिकेशन। और फिर हमारे पास है वियना पीस ट्रीटी, या फिर हम कह सकते हैं द ट्रीटी ऑफ वियना। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 1, 2, 4, 3। ऑप्शन बी है 2, 4, 1, 3। ऑप्शन सी है 2, 3, 1, 4 और ऑप्शन डी है 1, 3, 2 और 4। 2024 का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद ये सब हुए थे। तो सबसे पहले तो 1 होगा, तो बी और सी तो हट गए। फिर 1 के बाद क्या हुआ था? तो देखिए वियना पीस ट्रीटी जो हुआ था, यूनिफिकेशन इटली तो बाद में हुआ था, वियना पीस ट्रीटी के बाद ही हुआ था यूनिफिकेशन।
तो जो वियना पीस ट्रीटी हुआ था वो कब हुआ था? जब नेपोलियन डिफीट हुआ था, ठीक है, 1813 में जो बैटल ऑफ लेप्जिग था उसमें जब नेपोलियन की हार हुई थी, तो फिर ट्रीटी ऑफ वियना यूरोपियन पावर्स ने मिलकर ये वियना पीस ट्रीटी तो उनके बीच ये हुई थी। तो ये नेपोलियन की हार के बाद हुई थी। तो नेपोलियन ने जब इन्वेड किया था इटली को तो ये पहले होना चाहिए, तो नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली पहले होगा, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए। तो 1 के बाद 2, यहाँ 1 के बाद 3, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले 1 हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर नेपोलियन ने इन्वेड किया इटली को, फिर नेपोलियन की हार हुई, फिर ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, तो 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई थी 1859 में शुरू होकर 1870 तक वो पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। और फिर 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पहले हुआ था, फिर जर्मनी हुआ था, ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो फिर बाद में हमारे पास यूनिफिकेशन ऑफ इटली आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1243। तो 1243 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। अगले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी वियना पीस ट्रीटी या फिर ट्रीटी ऑफ वियना से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हॉस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815। वियना कांग्रेस जो हुई थी जहाँ पर यूरोपियन के पावर्स आए थे, सुपर पावर्स, जो सबसे मेन पावर्स यूरोपियन के उस समय यूरोप के, तो वो आए थे और उन्होंने 1815 में जो वियना कांग्रेस में भाग लिया था, या जो वियना कांग्रेस हुई थी उसको होस्ट कौन किया था, किन्होंने उसको होस्ट किया था? ऑप्शन है चांसलर ड्यूक मेटरनिक, दूसरा है अर्न्स्ट रेनन, तीसरा है विलियम वन, या चौथा है ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो अगर आपको ध्यान ये मान लीजिए नहीं होगा, तो जो ऑटो वॉन बिस्मार्क है उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग निभाया था। तो डी नहीं होगा, विलियम वन तो जर्मन एम्परर थे, अर्न्स्ट रेनन और चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। ऐसे करके आप थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है in 1815 representatives of the European powers Britain, Russia, Prussia and Austria who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. तो यहाँ पर आपको थोड़ा ये सब में आपको ध्यान ही रखना होगा, थोड़ा रीडिंग करके आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चांसलर ड्यूक मेटरनिक। उसके बाद हमारे पास अगला है कि क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर फीमेल एलेगोरी इससे रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलेगोरी ऑफ जर्मेनिया विद इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 किससे रिलेटेड है? जर्मेनिया। तो अगर आपको ध्यान होगा तो 2025 में शायद एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन नंबर 3 था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो स्वॉर्ड में जो जर्मेनिया उनके पास जो तलवार है उसमें एक ऑलिव ब्रांच था, अराउंड था स्वॉर्ड, तो वो किसको सिंबलाइज करता है? तो हमारा आंसर था विलिंगनेस टू मेक पीस को बनाने के लिए। उसी तरह यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताना है। तो फिर से हम लोग उस टेबल की तरफ चलेंगे, जो टेबल यहाँ पर है। तो पहला एट्रीब्यूट है ब्रोकन चेन्स। तो ब्रोकन चेन्स का ब्रेक होना मतलब फ्री होना। तो यहाँ पर ब्रोकन चेन्स का हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है ब्रोकन चेन्स, और बी में फिर दिया है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, तीसरा में दिया है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, और डी में दिया है स्वॉर्ड। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिग्निफिकेंस में पहला में दिया है हीरोइज्म, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड में दिया है, यहाँ पर थर्ड में भी दिया हुआ है, और फोर्थ में दिया हुआ है बीइंग फ्री। अब आपको मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखता हूँ। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो गए 2023 के। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में ये ABCD लिखा है, और ऑप्शन ए हमारा 1 2 3 और 4। ऑप्शन बी है 4 3 1 और 2। ऑप्शन सी हमारे पास है 2 1
4 और 3, उसी तरह ऑप्शन डी है 3 4 2 1। अगर आपको सब पता है तो फिर आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, और अभी समय है और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको एक बार रीडिंग करते रहिएगा। ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या हो गया, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, क्राउन ऑफ ओक लीव, स्वॉर्ड, इन सब का क्या अर्थ है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ब्रोकन चेन्स है, ब्रोकन चेन मतलब चेन का टूट जाना, मतलब फ्री हो जाना, तो ए का 4 कर सकते हैं, और फिर ऑप्शन देख लीजिए किसमें ए का 4 है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देखिएगा तो हमारे पास जो ऑप्शन है बीइंग फ्री या बीइंग फ्रीड, तो ए का 4, तो ए का 1 दिया गया है तो ये तो नहीं होगा, इसमें ए का 4 दिया ये हो सकता है, इसमें ए का 2 दिया ये नहीं होगा, इसमें ए का 3 दिया ये भी नहीं होगा। तो हमने सिर्फ इससे पता कर लिया कि ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि एक ही सही होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग बी में यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, जो ऑप्शन बच गया उसको आप टिक करिए, अगर 2 ऑप्शन बचे तो उसमें आपको गेस करना ज़्यादा आसान होगा 4 के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा एक जनरल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है जो राइट्स ऑफ वुमेन है उनसे रिलेटेड है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है असर्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन में है कि women in different parts of the world organized themselves and agitated for equal rights। तो women को शुरू में equal rights नहीं मिले थे, धीरे धीरे फिर उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर धीरे धीरे उन्हें equal rights मिलते गए, है ना। फिर जब equal rights भी मिले तो पहले फिर वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, फिर उन्होंने उसके लिए भी संघर्ष किया, फिर उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। तो डिफरेंट पार्ट्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो women हैं उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया equal rights के लिए। Women in different parts of the world organized themselves and agitated for equal rights। तो ये बिल्कुल सही है। अब अगर हम लोग इसका रीज़न देखें तो रीज़न हमारे पास है विमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। ठीक है, तो पर्सनल और फैमिली लाइफ में दोनों में उन्हें इक्वालिटी चाहिए थी, है ना। तो उनका एम था पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ। ओके, तो पर्सनल और फैमिली लाइफ दोनों में उन्हें इक्वालिटी मिले। तो वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, बाहर की जो वर्ल्ड है उसमें राइट्स, तो सबके लिए एक तरह से उन्होंने एम किया था, तो ये हम इसका अर्थ ले सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि उन्हें राइट्स चाहिए थी, है ना, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज किया खुद को, और फिर उन्होंने स्ट्रगल किया, है ना, प्रोटेस्ट किए। तो ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन या ऑफ द असर्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, 2023 की क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज वर द यूरोपियन गवर्नमेंट्स ड्रिवन बाय आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो 1815 में जब नेपोलियन की डिफीट हुई थी 1813 में, फिर 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई उसमें जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने मीट किया, वहाँ पर मिले, और फिर आइडियोलॉजीज़ क्या थी, ठीक है, तो उन्होंने जो फिर रूल्स बनाए या फिर जो भी आगे हुआ उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी सोच क्या थी। पहला सोशलिज्म, दूसरा कंजर्वेटिज्म, तीसरा लिबरलिज्म, या चौथा रोमांटिसिज्म। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो जो पुरानी चीज़ें थी वो उनको वापस लाना चाहते थे, लेकिन मॉडिफाई करके लाना चाहते थे, है ना। तो जो कंजर्वेटिज्म है वो एक आइडियोलॉजी होती है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एनसीईआरटी में उसका एक डेफिनेशन सा दिया हुआ है, व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स में अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institution and customs and preferred gradual developments to quick change। तो पहले जो चीज़ नेपोलियन ने हटाई थी उसको लाना और मॉडिफाई करना, है ना, चीज़ों को, तो उसे कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी, इसके साथ वो लोग आगे बढ़े थे। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये क्वेश्चन नंबर 19 2023 का क्वेश्चन है, और ये फिर से आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड है। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला हमारे पास है नेपोलियनिक वॉर्स, दूसरा फिर से वियना की ट्रीटी, तो यहाँ मैं वियना लिख देता हूँ। तीसरा हमारे पास है ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ग्रीक स्ट्रगल, और चौथा है स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है 3, 2, 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी है 4, 3, 2, 1 और ऑप्शन नंबर डी है 4, 2, 3, 1। 2023 का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्लेव नेशनलिज्म था वो तो बाद में हुआ था, यूरोप आफ्टर 1871, तो ये तो लास्ट में है। ग्रीक स्ट्रगल बिगिन कब हुआ था? तो 1820 के आसपास हुआ था, 1821 में। ट्रीटी ऑफ वियना से पहले नेपोलियनिक वॉर्स हुए थे, उसके बाद नेपोलियन की डिफीट हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। तो सबसे पहले तो हो जाएगा नेपोलियनिक वॉर्स, तो 1 हो जाएगा सबसे पहले। यहाँ 3 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमारा बी ही करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी देख लेते हैं। नेपोलियनिक वॉर्स 1, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 2, है ना, 1815 में। फिर 1821 में यहाँ ग्रीक स्ट्रगल हुआ था 3rd, और लास्ट में स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इस वीडियो का हम लोग अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है ना, यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास 21 क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 भी 2023 में है, और इसमें फीमेल एलेगरी के बारे में पूछा गया है। तो जर्मनी में जो फीमेल एलेगरी थी उनका नाम था जर्मेनिया। उसी तरह फ्रांस में थी, फ्रांस में जो फीमेल एलेगरी है उसका नाम है मैरियन। ठीक है, तो ये सब के प्रोनाउंसिएशन आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, स्पेलिंग्स वगैरह का आप थोड़ा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस। इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है, सही नहीं है ना। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा सही है तो हो सकता है फिर आंसर गलत हो जाए। क्वेश्चन है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शी वॉज नेम्ड मैरियन, बिल्कुल सही है, फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस का नाम रखा गया था मैरियन। दूसरा है शी टुक पार्ट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब ये जो मैरियन है इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लिया था, तो ये गलत है, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन है नेशन का, ऐसा कोई एक्चुअल पर्सन नहीं है, पर ऐसे लोगों में ताकि नेशनलिज्म की भावनाएं जाग पाएँ तो उसके लिए पर्सन के रूप में पूरे नेशन को दिखाया गया है, पर वो कोई ऐसे एक्चुअल नहीं है जो भाग लेंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लिया, ये गलत है। तो यही गलत मिल गया, तो यही ऑप्शन सही होगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन में पूछा था कौन सा गलत है। फिर भी और देख लेते हैं। ऑप्शन सी, शी वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, वो एक सिंबल थी नेशनल यूनिटी का, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, हर इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, तो उनकी जो इमेज थी वो कॉइन्स और स्टैम्प में मार्क की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यही गलत था, तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया था इनमें से कौन सा सही नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर लीडर्स हैं और उनके रूल हैं, उनके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर लीडर्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके रूल के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको और देख लेते हैं। ए में हमारे पास है विक्टर इमैनुएल टू। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है गिस्पी मार्जिनी। थर्ड हमारे पास है गिस्पी गैरिबेल्डी, है ना। इन सब के प्रोनाउंसिएशन अब एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास है काउंट केवो, और इधर इनके रूल क्या हैं, तो रूल के बारे में भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पहला है हमारे पास
चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। सेकंड है यंग इटली मूवमेंट। तीसरा हमारे पास है कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ सिसिलीज, कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ सिसिलीज। और चौथा हमारे पास है प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, है ना। तो प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। ओके, अब ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास है 1, 4, 3, 2। बी ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। फिर सी ऑप्शन है 4, 2, 3, 1। फिर है 1, 4, 2, 3। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं विक्टर इमैनुअल टू। तो ये कौन थे? तो किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। तो ए का हमारे पास 4 हो जाएगा। कोई एक आपको जो 100% श्योर हो उसको भी आप चेक करके यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो विक्टर इमैनुअल टू, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। तो ये कौन थे? तो प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। तो ए का 4। तो ए का 1 तो नहीं होगा, ए का 2 नहीं होगा, ए का 4 हो सकता है और डी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ऐसे कई बार हम लोग को मिल सकता है। तो यहाँ पर फिर आगे भी देख लेते हैं। गिस्पी माज़िनी, तो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी। तो उसमें से एक आपका यंग इटली मूवमेंट हो गया, तो बी का तो 2 हो जाएगा। तो देखिए बी का 2। अगर आप बी से भी एलिमिनेट करते तो भी ये 3 एलिमिनेट हो जाते, तो भी आपका आंसर सी ही आता। फिर गिस्पी गैरिबल्डी, तो कनकर्ड द किंगडम ऑफ सिसिलीज, तो फिर उन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, तो किंगडम ऑफ सिसिलीज को कनकर करने में तो सी का 3 हो जाएगा, यहाँ 3। अगर आप यहाँ से भी चेक करते, नहीं यहाँ से चेक करते तो ये भी हो सकता था, ए वाला भी, तो फिर आपको और चेक करना पड़ता। और अगर आप काउंट कैवो आपका श्योर होता, ये कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, तो जिन्होंने सारा प्लानिंग किया था। तो काउंट कैवो, तो डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 से भी चेक करते तो ये 3 कैंसिल हो जाते और ये आंसर होता। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। हमने 21 क्वेश्चंस किए और हम लोग इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एमसीक्यूज़ भी करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो कुछ और वीडियोज़ में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2023, 2024, 2025 रीसेंट के क्वेश्चन से, सैम्पल पेपर से भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट से प्रैक्टिस करिएगा। आप चार्ट बना सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, ताकि आप उसको रेफ़र कर सकें। और एनसीईआरटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ कुछ चार्ट्स इसमें बने हुए हैं, उनको आप देखिएगा, शॉर्ट में और आप लिख सकते हैं। और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा, है ना। कभी कभी अगर सही ऑप्शंस ना हो तो जो सही ऑप्शंस अगर नहीं होने के कारण, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं कि PDF में देख लेते हैं लैंग्वेज, और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। अलग अलग जगह से कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग CBSE क्लास 10 SST हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं लैंग्वेज। तो आप देखिएगा
इसका आंसर वेनेशिया हो जाएगा। इसको अब देखिएगा, मार्किंग स्कीम में करेक्ट ऑप्शन नहीं था, मतलब मार्किंग स्कीम में लिखा था क्योंकि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो जो जो अटेम्प्ट करेगा उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। उसके बाद ये ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेपोलियनिक कोड, तो हमारा है कौन सा करेक्ट है, तो 1 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिफिकेशन, तो वो मैप आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हमारा इटली हो जाएगा, और ये कनेक्ट हो रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर कोई सही ऑप्शन नहीं है, तो आप अटेम्प्ट करिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसमें रोमांटिसिस्ट, उसके बाद ये भी ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें यहाँ पर हम लोग फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो ए हो जाएगा। यहाँ पर चांसलर ड्यूक मैटर्निक। उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स ये हमें याद रखना है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सेम इसमें ऑप्शंस रहते हैं। इसमें कंजर्वेटिज्म। इसके बाद इसमें हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से आप पढ़िएगा, यहाँ लिखा है नॉट ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा ये, तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम लोग देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह क्लास 10 CBSE हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।